हेलो क्लास 8 के बच्चों, हिंदी के टॉपर्स बच्चों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सोन चिड़ैया, और इसका पाठ 9 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, 7 सहेलियाँ। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ बच्चों को ज़रा मुश्किल लगता है। मुझे कुछ बच्चों ने बताया कि ये पाठ तो बहुत मुश्किल है। तो मैंने कहा चलो भाई इसे आसान करा देते हैं। तो इसका खूब आसान आसान एक्सप्लेनेशन आज हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। 7 सहेलियाँ पार्ट 9। इसमें हम सीखेंगे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की भौगोलिक स्थिति से परिचित होंगे। ठीक है, पूर्वोत्तर, नीचे देखो बच्चों आपके ये मैप बना हुआ है ना, भारत का नक्शा। इसमें जो गोले के अंदर है ना बच्चों, आप सबको पता है इस भारत के नक्शे में सबसे नीचे जहाँ पर ये दक्षिण है और सबसे ऊपर क्या होता है, उत्तर, है ना। राइट साइड में जो गोला बना हुआ है ये जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र कहलाता है। तो पूर्वोत्तर राज्य की भौगोलिक स्थिति से हम परिचित होंगे। गोले में जो राज्य है ना, इन्हीं को फिर देखिए ये जो एरो बना है, इससे इन राज्यों को दिखाया गया है थोड़ा बड़ा करके, जो यहाँ पर है। इन 7 राज्यों की विविध संस्कृति और इनमें परस्पर समानता के बारे में जानेंगे। रे की मात्रा, निपात का प्रयोग, रचना की दृष्टि से वाक्य भेद, वाक्य परिवर्तन तथा करण कारक व अपादान कारक में अंतर जैसे व्याकरणिक बिंदुओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे और इनका समुचित अभ्यास करेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों की झांकियों का अपने शब्दों में वर्णन करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र पहाड़ों पर बसा है और वहाँ रेल की सुविधाओं की कमी है, इसीलिए वह क्षेत्र शेष भारत के लिए दूर का क्षेत्र लगता है। उत्तर पूर्व में असम बड़ा प्रदेश है ना। ये देखिए असम दिख रहा है ना आपको, ये जो नीचे कलर्ड में मैप दिखाई दिया है, देखिए असम जो है ना, एक एरिया जितना भी डार्क कलर में असम दिखाया गया है, तो ये एक बड़ा प्रदेश है। और नागालैंड, मिजोरम जैसे छोटे राज्य भी हैं। क्षेत्र की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश बड़ा प्रदेश है ना। अरुणाचल और भी देखिए बड़ा सा दिख रहा है, लेकिन इसकी आबादी बहुत कम है। इस पाठ में हम उत्तर पूर्व के 7 प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अरस्तु का एक कोट भी है, देखिए, मनुष्य स्वाभाविक रूप से प्रकृति के रहस्यों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है ना। ये मनुष्य का स्वभाव होता है, वो कह रहे हैं कि मनुष्य का स्वभाव होता है, क्योंकि प्रकृति जो होती है वो तो बहुत रहस्यमयी है। कहीं पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, समुद्र हैं, बर्फ़ है और ज्वालामुखी है, मतलब आग भी है। तो मनुष्य का स्वभाव होता है कि इस रहस्य में प्रकृति के रहस्यों का ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो ये है अरस्तु का कोट। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कोट दे के पूछ लेंगे भाई ये किसका कोट है, तो उसका आंसर भी होगा। साथ ही पहला पैराग्राफ जो हमने पढ़ा उसमें भी देखिए क्वेश्चन बनता है आपका कि क्षेत्र की दृष्टि से बड़ा प्रदेश कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अब चलिए, भारत के पूर्वोत्तर में एक ही क्षेत्र में 7 प्रदेश हैं। इन प्रदेशों को अंग्रेजी में 7 सिस्टर्स कहा जाता है। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं बच्चों, 7 सिस्टर्स, ये 7 बहनें या 7 सहेलियाँ। हम इन्हें हिंदी में 7 सहेलियाँ कह सकते हैं, चाहे सिस्टर्स कहें चाहे सहेलियाँ कहें। जब सहेलियाँ पक्की होती है तो सिस्टर्स जैसी होती है ना, इसीलिए चाहे सिस्टर्स कहें चाहे सहेलियाँ कहें। इससे एक बात स्पष्ट होती है, बहनों में कई बातें समान होती हैं। लड़कियाँ किसी को तभी सहेलियाँ बनाती हैं जब उनमें सामान्य विशेषताएं हों, यानी एक जैसी जब विचार मिलते हैं, एक जैसी जब चीज़ें होती हैं ना आपस में, तो वो सहेलियाँ बन जाती हैं, है ना लड़कियों। ठीक है ना। अच्छा बच्चों, देखिए अच्छा लग रहा है ना पढ़ने में। अच्छा, जिन बच्चों पहली बार आए ना चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, और एक बार लाइक कर दीजिए। कैसा लग रहा है कमेंट करके ये भी बता दीजिए। चलिए, ये जो 7 प्रदेश हैं, ये प्रदेश हैं, देखो, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर,
मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ठीक है। अब अगर हमें 7 प्रदेश याद करने हों तो कैसे याद करेंगे? देखो 2 का नाम तो से है, अरुणाचल प्रदेश और असम। फिर 3 का नाम से है, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम। और 2 बचे नागालैंड और त्रिपुरा। ठीक है? इस तरीके से ये 7 सिस्टर्स। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जाए कि 7 सिस्टर्स के नाम बताइए। ठीक है? तो हम इनके नाम भी हमें याद करने चाहिए। हम यह जानना चाहेंगे कि इन प्रदेशों में कौन-सी बातें सामान्य हैं, जिनके कारण इन्हें सहेलियाँ कहा जाता है ना? वो कारण भी तो जानेंगे भई, सहेलियाँ क्यों कहा जा रहा है? तो देखते हैं फिर। ये सारे प्रदेश पहाड़ी प्रदेश हैं, ठीक है? क्या समानता? देखिए, इन प्रदेशों में कौन-सी बातें सामान्य हैं? ये भी आपका एक प्रश्न बन गया। देखिए, बीच-बीच में हम लोग जो लेसन के बीच से बिटवीन क्वेश्चंस है ना, उसकी बात करते जा रहे हैं। आप लोग देख लीजिए क्या-क्या आ सकता है। तो इन प्रदेशों में कौन-सी बातें सामान्य हैं? तो पहली बात तो कि ये सारे प्रदेश पहाड़ी प्रदेश हैं, ठीक है? आप जानते हैं कि हिमालय की श्रृंखला कश्मीर से पूर्व तक लगभग 1500 मील लंबी है। हिमालय के पूर्वी छोर में ये सारे प्रदेश स्थित हैं। पहाड़ों में घर मैदान की तरह कतार में नहीं बने होते। 2 पहाड़ों के बीच में जो छोटी सी घाटी होती है, उसी में आबादी बसती है। इस कारण एक घाटी से दूसरी घाटी तक पहुंचना अत्यंत कठिन होता है। अतः हर घाटी के लोग दूसरी घाटियों से कटे होते हैं। इस दूरी के कारण उनकी भाषा, उनकी पोशाक, उनका रहन-सहन सब विशिष्ट हो जाता है। ठीक है? अब क्या बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में कि जो पहाड़ों में जो पहली बात तो इन्होंने बताया कि ये सारे जो प्रदेश हैं वो हिमालय के पूर्वी छोर में बसे हैं, ठीक है? फिर पहाड़ों में जो घर होते हैं, हमारे जैसे मैदानों में बच्चों देखे होंगे, घर होते हैं जो लोग मैदानी इलाके में रहते हैं उन्होंने देखे होंगे कि घर एक लाइन से होते हैं, लेकिन पहाड़ों में ये घर ऐसे नहीं होते कि एक लाइन से बने हों, क्योंकि कहीं ऊंचा पहाड़ होता है, कहीं खाई होती है ना, घाटी जिसे कहते हैं। तो 2 पहाड़ों के बीच में जो छोटी सी घाटी होती है ना, बस उसमें आबादी बसती है। इसी कारण जब एक घाटी से दूसरी घाटी तक पहुंचना बहुत ही कठिन काम होता है। पहाड़ों की चढ़ाई आप करेंगे तभी तो दूसरी घाटी तक पहुंचेंगे। तो इसलिए वो लोग क्या होता है कि उनके बीच में ऊंचे-ऊंचे पहाड़ होते हैं, इसलिए घाटी के लोग दूसरी घाटियों से कट जाते हैं, है ना? ज़्यादा मिल-जुल नहीं पाते तो कटाव हो जाता है उनमें। और इसी दूरी के कारण क्या होता है, उनकी भाषा अलग हो जाती है, उनकी पोशाक अलग हो जाती है, उनका रहन-सहन सब एकदम विशिष्ट, यानी कि दूसरे से अलग। जब कोई विशिष्ट का मतलब ये होता है कि आप सब लोग जैसे नहीं हैं, उनसे अलग हैं, ऐसा हो जाता है। इस बात को हम अरुणाचल में विशेष रूप से देखते हैं। इस प्रदेश में मोनापा आदि, अपातानी, नोक्टे, वांचो आदि कई जनजातियां हैं। ठीक है? तो इन सब जनजातियों की संस्कृति बहुत विशिष्ट है। रंग-बिरंगी पोशाक, विशिष्ट नृत्य शैली, संगीत और वाद्य यंत्र आदि के कारण इन संस्कृतियों का जीवन हमें मोहित करता है। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो जनजातियाँ जो होती हैं, तो इनकी इनका जो डिफरेंट थोड़ा-सा इनकी जो रहन-सहन होता है ना, थोड़ा अलग होता है। ये रंग-बिरंगी पोशाक पहनते हैं, इनकी नृत्य शैली भी बिल्कुल अलग तरह से डांस करते हैं, इनका संगीत अलग होता है, इनके वाद्य यंत्र यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट्स वो बजाते हैं ना, वो भी अलग होते हैं। तो लेकिन वो बहुत ही अच्छे लगते हैं हमें। ये रंग-बिरंगिया जो सब कुछ होता है ना, इस कारण इन संस्कृतियों का जीवन हमें मोहित करता है। अरुणाचल प्रदेश की आबादी क्षेत्र के हिसाब से बहुत कम है। एक घाटी से, जैसे मतलब अरुणाचल प्रदेश जो है क्षेत्र तो बड़ा है लेकिन आबादी बहुत कम है। एक घाटी से दूसरी घाटी की दूरी के कारण हर घाटी की अपनी एक अलग भाषा विकसित हो गई है। आप जानते हैं कि तमिल या बांग्ला जैसी भाषाएं बोलने वालों की संख्या करोड़ों में है, लेकिन अरुणाचल में ऐसी भी भाषाएं हैं जिनके बोलने वालों की संख्या सिर्फ सैकड़ों में है। सोचिए कितनी स्पेशल वो भाषा है जिसे केवल कुछ सैकड़ों लोग ही बोलते हैं। ऐसी हालत में क्या होगा, अगर देश के दूसरे हिस्सों में चले जाएं तो इनकी भाषा तो कोई समझ ही नहीं पाएगा, है ना? पहाड़ी प्रदेश की अंतिम पैरा इसमें पढ़ रहे हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग अभी क्या कर रहे थे कि
इन प्रदेशों में कौन-कौन सी सामान्य बातें हैं? तो एक पहली बात हमने क्या देखी कि ये सारे पहाड़ी प्रदेश हैं। दूसरी बात अंतिम पैरा में देखिए पहाड़ी प्रदेश की दूसरी बड़ी विशेषता उसकी हरियाली है, ठीक है? पहला हो गया वो पहाड़ी प्रदेश सारे के सारे और दूसरा खूब हरे-भरे हैं, उनमें खूब हरियाली है। क्योंकि पहाड़ों पर आमतौर पर अच्छी बारिश होती है। आपने सुना होगा कि मेघालय राज्य में चेरापूंजी नामक पहाड़ी स्थल है, जहाँ वर्ष भर बारिश होती थी। यह भी कहा जाता था कि चेरापूंजी में संसार में सबसे अधिक बारिश होती थी। आज संसार में हर जगह मौसम में परिवर्तन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इस कारण अब चेरापूंजी में भी बारिश कम होने लगी है। फिर भी इन सारे प्रदेशों में भारत के अन्य स्थानों के मुकाबले ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, चलिए अगले पेज पे आते हैं। अधिक वर्षा के कारण पहाड़ों पर वन का विकास हो जाता है। इन वनों में फिर वन्य जीवन का भी विकास होता है। असम राज्य में काजीरंगा नामक क्षेत्र में बड़ी संख्या में गैंडे पाए जाते हैं। देखो यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है बच्चों, गैंडे पर कहाँ पाए जाते हैं? कांजीरंगा, कांजीरंगा बहुत बड़ी क्या है सेंचुरी यानी कि राष्ट्रीय उद्यान भी है और यहाँ पर गैंडों को संरक्षित रूप से रखा जाता है ना। क्या आप बता सकते हैं कि भारत में गैंडे और कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं? है ना? बच्चों किन-किन ने गैंडा देखा है? नहीं देखा हो ज़ू में जाकर देखना जिन्होंने नहीं देखा है ना? अभी भी आप चिड़ियाघर में इन्हें देख सकते हैं, आप जहाँ भी रहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, है ना? और उसे लाइक भी करते रहिए। असम भारत में अकेला प्रदेश है जहाँ गैंडे हैं। पहाड़ी प्रदेशों की बारिश के कारण यहाँ ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं। वृक्षों के कारण सारे पहाड़ी प्रदेशों में लकड़ी का काफी प्रयोग होता है। जैसे ही आप बस या टैक्सी से इन प्रदेशों के अंदर प्रवेश करेंगे, आप सड़क के दोनों ओर लकड़ी के बने छोटे और सुंदर मकान देख सकते हैं। चूंकि ये सड़कें पहाड़ पर बनी होती हैं, तो घरों को हमें पहाड़ की ढलान पर बनाना पड़ता है। ठीक है। तो क्या बता रहे हैं कि जो गैंडे हैं भारत में कहाँ केवल असम ही अकेला ऐसा प्रदेश है जहाँ गैंडे पाए जाते हैं। ये भी आपका एक प्रश्न बन गया। और पहाड़ी प्रदेशों में जो बारिश तो बहुत होती है, इस कारण से यहाँ वृक्ष भी खूब ऊंचे ऊंचे होते हैं। इसीलिए यहाँ लकड़ियों का बहुत प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पेड़ होंगे वहाँ पर लकड़ियाँ भी काफ़ी होंगी, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर घर भी लकड़ी के बनते हैं छोटे छोटे, और पहाड़ की ढलान पर ज़्यादातर घर बने होते हैं। इसी कारण मैदान की तरह यहाँ पक्की नींव वाले मकान नहीं बनते, बल्कि छोटे लकड़ी के घर लकड़ी के खंभों पर बने होते हैं। आगे के खंभे छोटे और पीछे के खंभे बड़े। कई घर पूरी लकड़ी के बने होते हैं, क्योंकि लकड़ी के खंभे ईंट गारे के मकान का बोझ नहीं उठा सकते। ठीक है, तो वहाँ की परिस्थिति के अनुसार वहाँ के घर इस तरह से बनते हैं। आगे के खंभे छोटे और पीछे के बड़े क्यों होते हैं बच्चों? ताकि ढलान आ जाए, बर्फ वहाँ से फिसल कर गिर जाए और जमे नहीं। जंगल की लकड़ी इन प्रदेशों के व्यापार का भी एक साधन है और संस्कृति का भी एक अंग है ना। क्योंकि पेड़ इतने हैं तो लकड़ी है, लकड़ी से वो व्यापार करते हैं और साथ ही वो उनकी संस्कृति का हिस्सा भी है। कई प्रदेशों से लकड़ी दूसरी जगहों में जाती है, यह इनकी आमदनी का एक स्रोत है। लकड़ी जिसमें हम बांस को भी शामिल कर सकते हैं, यहाँ की संस्कृति का मूल आधार है। कई प्रदेशों में लकड़ी या बांस की बनी हस्तकला की सुंदर कलाकृतियाँ मिलती हैं। बांस की बनी टोकरियाँ, बजाने के ड्रम आदि लोगों की आमदनी के स्रोत हैं। ठीक है ना, लकड़ियाँ होती हैं, बांस होता है, तो इस वजह से उसी तरह का यहाँ पर काम धंधा हो जाता है। लकड़ी से सुंदर सुंदर आकृतियाँ हस्तकला की बनती हैं, कलाकृतियाँ बनती हैं, टोकरियाँ बनती हैं, बजाने के ड्रम बनते हैं और जिसको बेचकर यहाँ के लोगों की आमदनी होती है। पहाड़ी जीवन की एक और विशेषता उसकी कृषि से जुड़ी है। गेहूं, गन्ना आदि फसलें मैदानों में उगाई जाती हैं, क्योंकि उनके लिए नियमित रूप से पानी देने की आवश्यकता है। पहाड़ों में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं होती और खेती बारिश के पानी पर ही निर्भर होती है, क्योंकि पहाड़ तो इतने ऊंचे ऊंचे तो होते हैं बच्चों, वहां पर सिंचाई कैसे हो पाएगी, इसलिए हो नहीं पाती है। इसी कारण यहाँ की खेती यहाँ की आबो हवा के अनुरूप होनी चाहिए, यानी कि जैसा यहाँ का मौसम है, जैसी हवा है, जैसी मिट्टी है, जैसा माहौल है, उसके अनुसार ही अनुरूप मतलब उसके अनुसार खेती होनी चाहिए।
संयोग की बात है कि चाय की खेती के लिए पहाड़ सबसे उत्तम है। उसे नियमित रूप से पानी चाहिए, लेकिन उसकी जड़ों में कभी पानी जमा नहीं होना चाहिए। इसीलिए पहाड़ की ढलान में ही चाय के लिए सीढ़ियों की तरह चारों ओर क्यारियां बनाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि पूरे भारत में चाय की खेती दो ही जगह पर होती है? दक्षिण में नीलगिरी पर्वत के आसपास और पूर्व के इन प्रदेशों में। असम, मेघालय, दार्जिलिंग आदि स्थानों में विश्व की बहुत ही पसंदीदा चाय पैदा होती है। ठीक है, तो चाय के लिए ये पहाड़ी इलाके बहुत फेमस है और सबसे ज़्यादा दो ही जगहों पर भारत में बनती है। दक्षिण में अब की तरफ जाएं तो नीलगिरी पर्वत के पास और पूर्व में इन 7 प्रदेशों की बात हो रही है, जिसमें से भी असम, मेघालय, दार्जिलिंग में तो बहुत ही अच्छी चाय बनती है, उगती है ना? पहाड़ी प्रदेशों की कुछ समस्याएं भी हैं। इन 7 प्रदेशों में केवल कुछ जगहों पर रेल से पहुंचा जा सकता है, यानी कि आवागमन के साधन बहुत कम हैं। रेल भी जो है कुछ ही जगहों पर पहुंच सकी है। असम राज्य में गुवाहाटी तक, नागालैंड में कोहिमा तक, त्रिपुरा में अगरतला तक तथा अन्य राज्यों के भी कुछ क्षेत्रों में रेल जाती है ना? तो बता रहे हैं कि रेल कहाँ-कहाँ तक जाती है, बहुत जो अंदर पहाड़ में और अंदर की तरफ गाँव और इलाके हैं ना, वहाँ तक तो जाती भी नहीं है। लेकिन अभी भी सब जगह जाने के लिए लोगों को बस का सहारा लेना पड़ता है। पहाड़ों में बस बड़ी धीमी गति से जाती है, इसलिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कई दिन लग जाते हैं। इसके अलावा यदि हम इन प्रदेशों में प्रशासनिक सुविधाओं पर गौर करें, तो विगत कुछ वर्षों में यथासंभव सुधार हुए हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तथा मिजोरम का उच्च न्यायालय गुवाहाटी में स्थित है, जबकि मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम का अपना स्वतंत्र उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि चूंकि रेल सब जगह नहीं जाती, लोग बसों से जाते हैं और चूंकि पहाड़ी इलाका है तो रास्ते भी इतने सुरक्षित नहीं होते, तो बसें भी धीरे धीरे चलती हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने में कई दिन लग जाते हैं। ठीक है, और जो अ, असम का, अरुणाचल प्रदेश का, नागालैंड का, मिजोरम का, इनका जो उच्च न्यायालय है वो गुवाहाटी में है और बाकी मणिपुर और त्रिपुरा और सिक्किम में तो अपना स्वतंत्र उच्च न्यायालय है। पूर्वोत्तर के प्रदेशों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी अपनी संस्कृति है। संस्कृति के मुख्य तत्व के रूप में हम संगीत और नृत्य को ले सकते हैं। भारत में दो तरह के नृत्य के रूप मिलते हैं। एक और शास्त्रीय नृत्य और संगीत है, जिसके पीछे वर्षों पुरानी विरासत है। इस तरह के नृत्यों में दक्षिण का भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य, ओडिशा का ओडिसी नृत्य आदि मशहूर हैं। ठीक है ना? तो बच्चों ये भी आ सकता है आपके एग्ज़ाम में कि कौन-कौन से भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, ओडिसी नृत्य कहाँ का है ना? तो इन नृत्य शैलियों के पीछे संस्कृति की पुरानी परंपरा है। मणिपुर में भी इसी प्रकार की एक शास्त्रीय नृत्य की शैली विकसित हुई है, इसे मणिपुरी नृत्य कहा जाता है। तो इसे तो याद करना आसान है ना, मणिपुर का नृत्य कौन-सा है? मणिपुरी। ओडिशा का कौन-सा है? ओडिसी, है ना? बाकी आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, ऐसे करके याद कर लेंगे। नर्तकियाँ अब मणिपुरी नृत्य के बारे में बता रहे, देखिए। नर्तकियाँ लंबे घेरे का घाघरा पहनकर मंद गति से गायन के साथ नृत्य करती हैं। मणिपुरी नृत्य के लिए कृष्ण और राधा से संबंधित पद रास की शैली में गाए जाते हैं। यह नृत्य लोगों का मन मोह लेता है ना? नृत्य जब हम देखते तो कोई सा भी नृत्य वैसे तो मन मोह लेता है, लेकिन ये तो बहुत ही प्यारा नृत्य है मणिपुरी, इसे देख के बहुत अच्छा लगता है। नृत्य का दूसरा महत्वपूर्ण रूप लोक नृत्य है। इसी संदर्भ में पूर्व के विविध क्षेत्रों के नृत्य आकर्षण के विषय हैं। असम राज्य में सबसे बड़ा त्योहार बिहू है। ठीक है, अब ये प्रश्न आया ना, असम राज्य का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? बिहू। या फिर प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बिहू कहाँ का त्योहार है? असम का, है ना? बिहू शब्द संस्कृत के विषु शब्द से निकला है, जो संवत्सर के वर्ष का अर्थ देता है। असम राज्य में सूर्य की गति पर आधारित नया वर्ष हर साल
अप्रैल 14 या 15 को आरंभ होता है। इस अवसर पर पूरे असम में रोंगाली बिहू का त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार लगभग 1 महीने तक चलता है, जिसमें स्त्री पुरुष लोक धुन के साथ मस्ती में झूमते हुए नाचते हैं, है ना? तो ये जो यहाँ का जो नववर्ष है, सूर्य की गति के आधार पर आधारित है और इसमें लोग एक तो फिर है ना, तो इस तरह से त्योहार लगभग 1 महीने चलता है। आसाम में फसल काटने के अवसर पर 2 और बिहू के त्योहार मनाए जाते हैं। अक्टूबर में कोंगाली बिहू और भोगाली बिहू जनवरी में, ठीक है ना? तो बिहू जो होता है त्योहार बच्चों असम में कितनी बार? 3 बार मनाया गया। एक बार असम राज्य में जब मनाया जाता है जब अप्रैल के महीने में रोंगाली बिहू, अक्टूबर में कोंगाली बिहू और जनवरी में भोगाली बिहू, ठीक है? इन अवसरों पर भी लोग खुशियां मनाते और नाचते गाते हैं। इस प्रकार का एक उल्लेखनीय लोक नृत्य मिजोरम का है, जिसे बांस का नृत्य कहते हैं बच्चों। हाँ, इस नृत्य में चारों तरफ लोग बांस की बल्लियां हाथ में लेकर उसका स्थान अदल बदल करते हैं। नाचने वालों को इन बांसों की बीच की जगह पैर रख कर नाचना होता है। अगर गलती से बांस बदलते समय पैर फंस जाए तो नाचने वाला नीचे गिर सकता है। तो इस तरह इस नृत्य में गति और कुशलता का सबसे अच्छा मेल दिखाई देता है। यह नृत्य देखने में अत्यंत रोचक लगता है। ठीक है, आप चाहेंगे तो यूट्यूब पे सर्च करके बच्चों इस नृत्य को देख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है ये। चलिए आगे चलते हैं अब। ठीक है, अब ये वाला अंतिम पेज देखें। अरुणाचल की आदि प्रदेशों में हर जनजाति की अपनी विशिष्ट लोक नृत्य शैलियाँ हैं। ये अलग अलग पर्वों, त्योहारों और संदर्भों में सामूहिक नृत्य करते हैं। पूर्वोत्तर के मतलब हर एक की अपनी अपनी शैलियाँ हैं, है ना? और अलग अलग त्योहारों पे अलग तरह से नृत्य करते हैं। पूर्वोत्तर के प्रदेशों के संदर्भ में हम कुछ विशेष बातें देख सकते हैं। यह प्रदेश प्राकृतिक दृष्टि से बहुत संपन्न है। कई प्रदेशों में लकड़ी और खनिज पदार्थों का अच्छा भंडार है। पहाड़ी प्रदेश होने के कारण वर्षा के पानी से बिजली पैदा करने की यहाँ बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, है ना? क्योंकि बिजली पानी से पैदा होती है। यहाँ पर खनिजों का भंडार है, लकड़ी बहुत ज़्यादा है। असम राज्य में तेल का भी अच्छा भंडार उपलब्ध है। तो इन सब के बावजूद इस क्षेत्र में विकास कम हुआ है, क्योंकि यहाँ यातायात, बिजली, पानी आदि सुविधाओं की कमी है। ठीक है ना? क्योंकि पहाड़ी इलाका है, पहुँचना दुर्गम है, दुर्गम होने की वजह से पहुँचना में दिक्कतें होती हैं। भारत सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं जिससे इन प्रदेशों का विकास हो सके। शिक्षा की कमी भी एक समस्या थी और उच्च शिक्षा की उपलब्धि भी सीमित रही, लेकिन अब स्थिति में परिवर्तन आया है और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा विस्तार हुआ है। ठीक है बच्चों, ये आपका पाठ था। हमने क्या सीखा? 7 सिस्टर्स के नाम से विख्यात भारत के इन 7 पूर्वी राज्यों में कई समानताएं हैं। हिमालय के पूर्वी छोर में बसे इन राज्यों की भाषा, पोशाक और रहन-सहन में विविधताओं के बावजूद कई बातें समान हैं, जो इन 7 बहनों को एक सूत्र में बाँधती हैं, है ना? ठीक है, अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। पढ़िएगा और इसमें से जो नृत्य हैं उसका भी यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं, इन त्योहारों के बारे में और जानकारी ले सकते हैं, अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।